वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आइए देखते हैं वॉकिंग डेड सीरीज का सीजन 5। अगर आपने किसी वजह से पिछले सीजन्स को मिस कर दिया है या वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको जाकर देखिए पहले और फिर इस वीडियो को देखिए, तभी कहानी आपको समझ में आएगी। पहले बता दिया, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में बढ़िया तरीके से रखे हुए हमने। तो सीजन 4 में हमने देखा कि किस तरह ज़ॉम्बीज और ये नया वायरस जो फैला था, इससे जो बीमारी हुई उससे रिक और उसकी टीम के कुछ लोग बच गए थे, और जो गवर्नर था, मतलब जो इनके रास्ते में कांटा बन रहा था, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में सब बिखर गए थे और अलग अलग रास्तों पर चलने लगे थे। फिलहाल जगह जगह पर टर्मिनस सर्वाइवर कैंप का बोर्ड देखकर सभी उसी की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले टर्मिनस पहुंचते हैं मैगी, ग्लेन और उसकी नई टीम। उनके पीछे वहां पहुंचती है रिक की टीम। इन्हें लगा था कि ये लोग सेफ जगह में हैं और वहां इन्हें अच्छे से केयर की जाएगी, लेकिन सबको लगता है शॉक, क्योंकि वहां लोगों को पकड़कर कंटेनर्स में रखा जा रहा था। वेल, उसके बाद क्या हुआ आज हम देखेंगे सीजन 5 में। एक ही चीज कर सकते हैं आप, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज। तो इस सीजन की शुरुआत में रिक, डेरल, ग्लेन, मैगी और उनके 3 नए साथी, जिसमें एक हट्टा कट्टा आदमी जिसे हम एंड्रयू कहेंगे, और एक साइंटिस्ट जिसका नाम डेविड है, और एक एंड्रयू की गर्लफ्रेंड, ये सब एक कंटेनर में बंद किए जाते हैं। अब सब मिलकर इन नए दुश्मनों से लड़ने के लिए हाथ लगी चीज उठाकर बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं कि कब आए और कब मारे इनको। लेकिन लगता है ये टर्मिनस वाले बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो कंटेनर को खोलकर अंदर गैस बम फेंक देते हैं और रिक, ग्लेन, डेरल और कुछ लोगों को लेकर चले जाते हैं। बाकी तो कंटेनर में ही रह जाते हैं। अब वो रियलाइज करते हैं कि असल में टर्मिनस के लोग सर्वाइवर कैंप के नाम पर इंसानों को मारकर उनका मांस निकाल लेते हैं, और वो भी खाने के लिए। यार छी छी, वहाँ कई लोगों का मांस लटक रहा होता है, जैसे कि वो भेड़ बकरियों की तरह किसी दुकान पर आगे हों। वो एक एक करके उनके सर पर बेसबॉल बैट से जोर का वार करके उनका खून कलेक्ट करते हैं। रिक समझ जाता है कि हम सब एक साइको गैंग के पास फंस चुके हैं और ये लोग तो नरभक्षी मालूम होते हैं। तो देखिए वो आगे क्या करते हैं। वो 3 लोगों को मार चुके थे और अब वो ग्लेन का सर पकड़ने वाले होते हैं कि एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है और वो जगह पूरी तरह से हिलने लग जाती है। अब टर्मिनस के आदमी वहां चेक करते हैं कि हुआ क्या, और यही मौका पाकर रिक, डेरल और ग्लेन मिलकर बाकियों पर हमला करके अपनी रस्सियां खोल देते हैं और उन लोगों से फिर बढ़िया तरीके से लड़ते भी हैं। लेकिन वो एक्सप्लोजन क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। असल में टायरिस और क्रॉल जुडिथ को लेकर टर्मिनस की ओर आ रहे थे कि अचानक एक ज़ॉम्बी ग्रुप के बीच फंस गए। लेकिन तब टर्मिनस के अंदर से एक गन शॉट सुनाई दिया था, जिसको सुनकर जो ज़ॉम्बीज़ थे वो टर्मिनस की दिशा में चलने लगे थे। तो यहाँ पर टायरिस और करोल समझ जाते हैं कि टर्मिनस जो कि सेफ कैंप है, अगर वहाँ से गन शॉट सुनाई दे रहे हैं तो जरूर वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो वहाँ पर रुक गए। असल में जब रिक की टीम पर टर्मिनस वालों ने शूट किया था तो उसी आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज़ उस तरफ आ गए थे, मतलब टर्मिनस की ओर। लेकिन टर्मिनस वाले बखूबी जानते थे कि गन शॉट की वजह से ज़ॉम्बीज़ टर्मिनस की ओर आएंगे, इसीलिए ज़ॉम्बीज़ की दिशा बदलने के लिए एक टर्मिनस वाला बाहर जाकर दूसरी तरफ एक बॉम्ब फोड़ने की तैयारी कर रहा था। अब इस बात को टायरिस और करोल ने देख लिया और उन्होंने उस आदमी को गन पॉइंट पर पकड़ लिया था। फिर उसको एक पुराने घर में बंद करके रखा जहां टायरिस पहरा दे रहा था। तो करोल ने बाहर जाकर एक मरे हुए ज़ॉम्बी का खून शरीर में ले लिया और दूसरे ज़ॉम्बी के साथ खुद भी ज़ॉम्बी की तरह चलकर टर्मिनस की ओर चलने लगी। उसने देखा कि टर्मिनस में तो रिक, डेरल, ग्लेन और बाकी लोगों को कंटेनर में बंद किया जा रहा है। बस वो समझ गई कि यह टर्मिनस कोई सेफ कैंप नहीं बल्कि मौत का खंडर है। फिर बहुत देर सोचने के बाद उसे अपने साथियों को बचाने का एक आइडिया आया। उसने देखा कि टर्मिनस के एक तरफ बड़े बड़े गैस टैंक्स रखे हुए हैं। बस उसने उन टैंक को शूट कर दिया, जिससे गैस निकलने लग गया। फिर उसने वो बॉम्ब निकाला जो टर्मिनस वाला जलाने वाला था ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, और उसको उसने एक रॉकेट की तरह टैंक पर सीधे फायर कर दिया, जिससे टैंक का हुआ एक्सप्लोजन। और यही वजह थी दोस्तों उस एक्सप्लोजन की। तो प्रेजेंट में इस एक्सप्लोजन का फायदा उठाकर रिक और उसके साथी बचकर बाहर आ जाते हैं और टर्मिनस वालों से लड़ते हैं। अच्छी खासी फाइट होने के बाद वो टर्मिनस से बचकर बाहर निकल जाते हैं। रिक करोल को बहुत थैंक करता है, क्योंकि वो समझ गया था करोल ने उन सबकी जान बचाई है। करोल कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें जो दिखाने जा रही हूँ उसके लिए तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए मुझे थैंक करना पड़ेगा। अब रिक और बाकी लोग तो हैरान होते हैं कि ये ऐसा क्या दिखाने वाली है। तो वो सबको उस टूटे हुए घर पर लेकर जाती है जहाँ टायरिस होता है, और उसके हाथ में होती है रिक की बेटी जुडिथ। रिक और करोल तो सोच रहे थे कि जुडिथ जिंदा नहीं बची, लेकिन यहाँ उसको सेफ देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। रिक तो भागकर जुडिथ को उठा लेता है। वो टायरिस और करोल को जितना भी थैंक करे कम होगा। वो करोल से कहता है कि तुम तो ठीक कह रहे थे, तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए थैंक क्या, थैंक तो बहुत छोटी चीज हो गई है, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। रिक और बाकी लोगों ने यहाँ जो वेपन्स छुपा कर रखे थे और मरे हुए टर्मिनस वालों के गन्स वगैरह उठाकर ये लोग टर्मिनस से दूर किसी और सेफ जगह की ओर निकल जाते हैं। लेकिन टर्मिनस के सारे लोगों को इन्होंने मारा नहीं था, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द टर्मिनस से दूर जाना होगा। रास्ते में रिक टर्मिनस के सारे बोर्ड्स को मिटाने लग जाता है ताकि कोई और सर्वाइवर धोखा न खाए। तभी जंगल में एक आदमी को ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी काटने वाला होता है, लेकिन रिक की टीम ज़ॉम्बी को शूट करके उस आदमी को बचा लेती है। डेरिल पूछता है कि तू कौन है जो जंगल में अकेला घूम रहा है? वो कहता है कि मुझे तू मत बोल बेटा, थोड़ा रिस्पेक्ट दो, मैं चर्च का फादर हूँ। अरे पूरी दुनिया मिट चुकी है और तुझे रिस्पेक्ट चाहिए? रिस्पेक्ट? वैसे तुम्हारा कोई ग्रुप है क्या? फादर कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही चर्च में रहता हूँ। फिर ये लोग फादर के साथ चर्च जाते हैं और लगता है ये थोड़ी सेफ जगह है। सब मिलकर कहीं से खाना लाकर चर्च में बैठकर खाने लग जाते हैं। यहाँ एंड्रयू बताता है कि मेरे साथ जो साइंटिस्ट था ना डेविड, वो ज़ॉम्बी वायरस के वैक्सीन का फॉर्मूला जानता है। अगर हम सब वॉशिंगटन चले गए तो वहाँ के लैब में इसका वैक्सीन वो बना पाएगा और हम सभी ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बच जाएंगे। रिक और उसके साथियों को अब यहाँ पर और कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो सभी वॉशिंगटन जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी ओर कैरोल और डेरिल पानी वगैरह लेने के लिए जाते हैं। तभी एक गाड़ी उन्हें क्रॉस करके जाती है जिसके पीछे एक प्लस सिंबल बना होता है। तब डेरिल को याद आता है कि बैथ जिस गाड़ी में बच निकली थी ये शायद वही गाड़ी है और इसमें बैथ होगी। ये सोचकर वो उसे फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तभी रिक की टीम के एक आदमी को टर्मिनस के लोग किडनैप कर लेते हैं। वो उस आदमी का पैर काटकर उसे पकाकर खाते हैं, बताओ। पर अचानक वो आदमी हंसने लग जाता है। अब टर्मिनस वाले तो चौंक जाते हैं कि अभी इसका पैर काटा और ये हंस रहा है। वो बताता है कि पागलो, थोड़ी देर पहले मुझे एक ज़ॉम्बी ने काटा था और तुम लोग अब मेरा मांस खा रहे हो। मजे से खाओ, कोई बात नहीं। टर्मिनस वाले तो घबरा जाते हैं, लेकिन खुद को दिलासा देते हैं कि हमने इसका पैर अच्छे से पकाया था, इसलिए हमें ज़ॉम्बी वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर वो रिक के ग्रुप को पकड़ने के लिए इस आदमी को जिंदा छोड़ देते हैं, जो बेचारा किसी तरह लंगड़ा कर चर्च पहुंच जाता है। वहाँ वो बताता है कि टर्मिनस वाले पास के स्कूल में ठहरे हैं, वो हम सबको मार डालना चाहते हैं। रिक कहता है उनको तो हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। लेकिन वो तो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ज़ॉम्बी ने काट दिया, बस मैं कुछ देर में मरने वाला हूँ और मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग पहले टर्मिनस वालों को खत्म करो, उसके बाद सोचना कुछ और। रिक फिर कुछ लोगों को लेकर उस स्कूल के लिए निकल जाता है और बाकी लोग चर्च में छुपे होते हैं। उनके जाने के बाद टर्मिनस वाले चर्च आते हैं और वहाँ छुपे लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। अचानक टर्मिनस वालों पर गोलियां चल जाती हैं। असल में रिक तो पहले ही जान चुका था कि ये टर्मिनस वालों का ट्रैप था कि वो उस घायल आदमी को वापस भेज देंगे और उसे फॉलो करते हुए वो उस जगह तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होता और लौट कर इन पर हमला बोल देता है। टर्मिनस वालों का तो नाम और निशान मिटा देती है रिक की टीम। अगले दिन एंड्रयू कहता है कि हमें अभी वॉशिंगटन के लिए निकलना होगा, लेकिन रिक मना कर देता है क्योंकि डेरिल और कैरोल अभी तक नहीं लौटे, न जाने उनके साथ क्या हुआ। इसीलिए वो आपस में बात करके ये फैसला करते हैं कि ग्लेन, मैगी, एंड्रयू, डेविड और कुछ लोग एंड्रयू के साथ जाएंगे वॉशिंगटन और रिक और बाकी लोग बाद में आएंगे जब डेरिल और कैरोल लौट आएंगे। उसी रात डेरिल वापस आता है, लेकिन उसके साथ कैरोल नहीं होती। रिक पूछता है कि कैरोल कहाँ पर है, पर डेरिल बहुत ही परेशान दिखता है। यहाँ पे कहानी पास्ट में जाती है दोस्तों। असल में बैथ डेरिल को छोड़कर बच के नहीं भागी थी, बल्कि कोई उसे उस प्लस सिंबल वाले में लेकर आया था और जब बैथ उस ज़ॉम्बी वाले घर से बाहर निकली तो बेहोश हो गई थी। उसे किसी ने बचाया और फिलहाल बैथ एक बड़े हॉस्पिटल में है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल में कई पुलिस वाले होते हैं और ये उनकी हेड है जिसका नाम है बारबारा। लेकिन एक और पुलिस वाला है जिसका नाम है केनेथ, जो हमेशा बैथ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है। वही है जो बैथ को यहाँ पर लेकर आया था। हालांकि ये सिटी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर है जो सभी का इलाज कर रहा है। पुलिस वाले बाहर से बीमार लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि यहाँ पर उनका इलाज हो सके। वो यहाँ सबको सेफ रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार एक दिन रेस्क्यू टीम को भेजेगी। लेकिन बैथ तो जानती है कि बाहर सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है और पुलिस वाले बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसे ये भी पता चल जाता है कि केनेथ एक नंबर का बदमाश आदमी है और वो जिन लड़कियों को बचाकर यहाँ पर लेकर आता है ना, उन्हें बाद में अब्यूज भी करता है। इसी इरादे से वो बैथ के पास आता है। अब एक लड़की जिसे उसने अब्यूज किया था वो किसी तरह हॉस्पिटल से बचकर भाग गई थी, लेकिन पुलिस वाले उसे फिर पकड़ कर लेकर आ गए थे। उसके हाथ में होता है ज़ॉम्बी का कटा हुआ निशान। डॉक्टर उसका वो हाथ ही काट देता है। वो कहती है कि इस नरक में इन दरिंदों के हाथों रोज मरने से तो अच्छा है कि मैं ज़ॉम्बी के हाथों मर जाऊं। प्लीज मुझे मार डालो अभी के अभी। ये सब कुछ देखकर बैथ बहुत डर जाती है कि कहीं ये लोग कुछ ज्यादा ही बदमाश तो नहीं है और अब वो यहाँ से बच निकलना चाहती है। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में एक नर्स है जिसका नाम है नोवा। ये डॉक्टर की मदद करता है। 1 साल से ये भी यहाँ से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असफल हुआ। बैथ और नोवा मिलकर अब एक प्लान बनाते हैं। बैथ हॉस्पिटल के मेन डोर की चाबी निकालने केनेथ के कमरे में जाती है, क्योंकि उस चाबी के बिना ये लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। पर केनेथ उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो वो उसका सर फोड़ देती है। इस बीच वो लड़की जिसे केनेथ ने अब्यूज किया था पहले और ज़ॉम्बी काटने की वजह से उसका हाथ काट दिया गया था, वो बेचारी मर जाती है और अब बन जाती है ज़ॉम्बी। फिर वो केनेथ को काट कर उसका खात्मा कर देती है। अब नोआ और बैथ चाबी लेकर वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ नोआ बच पाता है। बारबारा बैथ को पकड़ लेती है और बैथ को वापस हॉस्पिटल में रहना पड़ जाता है। अब अगर बैथ को यहाँ से बचना है तो उसे यहाँ के इकलौते डॉक्टर को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर डॉक्टर जिंदा रहा तो पुलिस वाले लगातार लोगों को पकड़कर यहाँ पर लाते रहेंगे। तो बैथ डॉक्टर को जान से मारने जाती है, लेकिन तब वो देखती है कि पुलिस वाले एक और औरत को लेकर आ रहे हैं और वो कोई और नहीं दोस्तों,
करोल है। बेथ शॉक हो जाती है कि करोल यहाँ पर आई कैसे। कहानी शिफ्ट होती है उस बस के अंदर जिसमें एंड्रयू, डेविड, एंड्रयू की गर्लफ्रेंड टेरा नाम की औरत, ग्लेन और मैगी ये सभी वॉशिंगटन की ओर जा रहे हैं। अचानक बस से धुआं निकलने लग जाता है और एंड्रयू आगे कुछ देख नहीं पाता। वो तो बस को एक गाड़ी के ऊपर चढ़ा देता है और बस उलट जाती है। पर सफर से पहले उसने बस को अच्छे से चेक किया था, सब कुछ बढ़िया था। पता नहीं अचानक इसमें क्या खराबी हो गई। यहाँ एंड्रयू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड्रयू अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने अपनी वाइफ और बच्चों को सेफ जगह पर रखने के लिए कई लोगों को मार डाला, लेकिन ये सब देखकर वो एंड्रयू से डरने लगे, मतलब उसके परिवार वाले, और उससे हो गए अलग। पर बदकिस्मती से वो ज़ॉम्बी का शिकार बन गए और आखिरकार मर गए। एंड्रयू ये सारी चीजें सह नहीं पाया और उसने खुदकुशी करने का फैसला किया। तब उसने देखा कि डेविड एक ज़ॉम्बी के पास फंसा हुआ है। मरने से पहले वो उसे बचाना चाहता था। उसने ज़ॉम्बी को शूट कर दिया और फिर से खुदकुशी करने के लिए चला गया। तब डेविड ने कहा था कि मैं इस दुनिया को मिटाने से बचाना चाहता हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन का फॉर्मूला पता है। अगर हम वॉशिंगटन चले गए तो मैं वो वैक्सीन बना सकता हूँ और हम इस दुनिया को बचा भी सकते हैं। और ये सुनकर ही एंड्रयू ने फैसला किया था कि अब वो खुदकुशी नहीं करेगा। उसकी जिंदगी का यही मकसद है कि उसे दुनिया के लोगों को बचाना है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एंड्रयू और बाकी लोग ज़ॉम्बी को मारकर वॉशिंगटन की ओर जा रहे हैं। पर आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ ज़ॉम्बीज हजारों की तादाद में है। इनके बीच से निकलकर वॉशिंगटन जाना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। पर एंड्रयू कहता है कि कुछ भी हो जाए डेविड, मैं तुम्हें वॉशिंगटन जरूर पहुंचाऊंगा, हमें वो वैक्सीन बनाना है कैसे भी करके। ये सुनकर डेविड तो डर जाता है और तब वो रिवील करता है कि यार सच ये है कि मैं कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें मरने से बचाने के लिए झूठ बोला था, मुझे वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं पता। सोचिए दोस्तों एंड्रयू को कितना गुस्सा आया होगा और वो तो डेविड को मारकर बेहोशी कर देता है। अब इनकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। डेविड के भरोसे ये लोग इतने दूर जो आ गए हैं और इनके पीछे रिक भी आने वाला है। अगर रास्ते में रिक और बाकी लोगों को ज़ॉम्बी ने अटैक किया तो पता नहीं क्या क्या होगा इनका। यहाँ कहानी शिफ्ट होती है करोल पर और बताते हैं कि करोल इन पुलिस वालों के हाथ कैसे लगे। तो डेरल और करोल प्लस सिंबल वाली गाड़ी का पीछा करते करते एक शहर पहुंच गए थे। ये वही शहर है जहाँ पर रिक टैंकर के अंदर फंस गया था और तब ग्लेन ने उसको बचाया था। शहर के अंदर जाने के बाद इनकी गाड़ी एकदम से रुक जाती है, जिसकी वजह से ये लोग जिस गाड़ी का पीछा कर रहे थे उसे कर देते हैं मिस। फिर वो पैदल चलने लग जाते हैं और तब दूर एक वैन दिखता है जिस पर भी वही प्लस सिंबल बना होता है। किसी एक्सीडेंट की वजह से ये वैन ब्रिज के एज पर खड़ा होता है। अंदर स्ट्रेचर भी है, लगता है ये एक एम्बुलेंस वैन है। अब स्ट्रेचर के पीछे शहर के एक हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है। तो डेरल और करोल ये देख रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ इनको घेर लेते हैं और उसे ब्रिज से धकेलने की कोशिश करते हैं। ये दोनों तो अंदर सीट बेल्ट पहनकर बैठ जाते हैं। वैन नीचे गिर तो जाता है लेकिन इनको ज्यादा चोट नहीं आती। दोनों उस हॉस्पिटल के पास वाले किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं क्योंकि पता नहीं हॉस्पिटल में किस तरह की मुसीबतें होंगी। इसी बीच नोवा ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाता है और मदद मांगता है। तो ये लोग उसको बचा कर लाते हैं, पर वो कहता है कि जरूर उन लोगों को आवाज सुनाई दी गई होगी, वो लोग आते ही होंगे, प्लीज मुझे जाने दो। डेरल पूछता है कि अरे किन लोगों की बात कर रहे हो, क्या तुम उन्हें जानते हो? वो कहता है कि वो लोग पुलिस वाले हैं और बहुत ही खतरनाक भी। डेरल पूछता है कि क्या वहाँ पर एक यंग लड़की है, उसकी हाइट थोड़ी कम थी है? नोवा पूछता है क्या बैथ की बात कर रहे हैं, वो तो वहीं पर है। और जैसे नोवा ने कहा था पुलिस वाले इस बिल्डिंग की ओर आ रहे होते हैं। नोवा बार बार गिर रहा होता है तो डेरल उसे उठाकर वहाँ से भागता है। करोल आगे जा रही होती है लेकिन पुलिस की गाड़ी से टकराकर हो जाती है बेहोश। वो उसे उठाकर लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। इस तरह दोस्तों करोल पहुंची हॉस्पिटल में। डेरल तो उनका पीछा करना चाहता था लेकिन नोवा उसे रोक देता है कि अरे अरे वहाँ मत जाओ, वो लोग बहुत ही खतरनाक है और वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले हैं वहाँ पर। और दोस्तों अब डेरल को और लोगों की जरूरत है तो वो नोवा के साथ उनको लेने के लिए जाता है चर्च की ओर, ताकि सब मिलकर इन पुलिस वालों का मुकाबला कर पाए। इसीलिए जब डेरल चर्च लौटता है तो बहुत ही परेशान होता है कि करोल वहाँ फंस गई है। फिर जब वो ये सारी चीज रिक को बताता है तो वो मिलकर बैथ और करोल को बचाने के लिए उतरते हैं मैदान पर। और क्योंकि नोवा तो हॉस्पिटल में 1 साल रह चुका है तो वो उसका नक्शा बखूबी जानता है। वो जमीन पर उस हॉस्पिटल का लगभग ब्लूप्रिंट बनाकर उन्हें दिखाता है। वो बताता है कि ध्यान रहे, हॉस्पिटल के बाहर अगर एक भी गन शॉट सुनाई दिया तो पुलिस वाले तुरंत आ जाएंगे। रिक कहता है तो ध्यान से सुनो सभी लोग, तो हमारा प्लान ये होगा कि हम हॉस्पिटल के बाहर गन शूट करेंगे। आवाज को सुनकर कुछ पुलिस वाले आएंगे, हम उन्हें बंदी बना लेंगे और दूसरों को धमकाएंगे कि बैथ और करोल को छोड़ दो वरना तुम्हारे ऑफिसर्स को मार डालेंगे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए रिक, डेरल और कई लोग शहर के लिए निकल जाते हैं। मिशॉन, कार्ल, जुडिथ और फादर चर्च में रुक जाते हैं। अब जाने से पहले रिक की टीम सेफ्टी के लिए चर्च को पूरी तरह हर तरफ से कील वगैरह ठोक कर सील कर देते हैं, लेकिन उनके
के जाने के बाद फादर अपने कमरे में जाता है और फर्श पर लगी हुई कुछ लकड़ियां निकालता है, क्योंकि चर्च के नीचे होता है एक रास्ता जिसके जरिए वो बाहर निकल जाता है। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को फादर पत्थर से कुचलने वाला होता है, लेकिन उसके गले में क्रॉस देखकर वो रुक जाता है और मारता नहीं उसको। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि फादर चर्च में रहने के बजाय बाहर आया ही क्यों? इसकी वजह फिलहाल हम नहीं जानते दोस्तों, बता देंगे आपको जैसे पता चलेगा। और तो और उसने चर्च के फर्श पर वो छेद क्यों खुला छोड़ दिया है, ये भी एक और क्वेश्चन है। यहाँ दिखाते हैं तो रिक की टीम हॉस्पिटल से कुछ दूर पर रुक जाते हैं और गन शूट कर देते हैं जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। आवाज को सुनकर 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और नोवा को देखकर कहते हैं कि अच्छा बात तुम खुद ही आ गए। लेकिन इससे पहले कि वो नोवा को पकड़ते, रिक की टीम वहां पर आ जाती है और उन पुलिस ऑफिसर्स को घेर लेती है। पुलिस ऑफिसर्स को बचाने के लिए एक और पुलिस ऑफिसर आता है, लेकिन रिक उसे भी पकड़ लेता है और अब 3 पुलिस वाले हैं दोस्तों इनके कब्जे में। ये लोग सोच रहे होते हैं कि इन तीनों के जरिए बैथ और करोल को कैसे छुड़ाया जाए बस। लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाला रिक की टीम की एक औरत पर हमला करके वहाँ से बचकर भाग जाता है। रिक उसे छोड़ता नहीं दोस्तों, वो पुलिस कार में उसका पीछा करता है और उस पर गाड़ी ठोक देता है। फिर वो उसे गोली से भी उड़ा देता है। और यहाँ फादर चुप नहीं बैठता, बल्कि पास के स्कूल में जाता है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो फादर को काटने आते हैं तो वो चर्च की ओर भागा चला आता है। इतना ही नहीं, वो करोल को आवाज भी देता है कि बेटा तुम और मिशोन जुडिथ को लेकर जल्दी बाहर आ जाओ, अंदर बड़ा खतरा है। करोल और मिशोन की समझ में नहीं आता कि हर तरफ तो सील किया हुआ है, फिर फादर बाहर क्यों कैसे गए मतलब। इतने में फादर चर्च का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। अब फादर जिस रास्ते से बाहर गया था, ये लोग उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब चर्च ज़ॉम्बी से भर गया है दोस्तों। उन्हें बाहर आने से रोकने के लिए वो मेन डोर को बांध देते हैं, पर पता नहीं ये कितनी देर टिकेगा। अब ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ रहे होते हैं और किसी भी वक्त वहां से बाहर निकल सकते हैं। तब न जाने कहां से एक फायर ट्रक आकर मेन डोर को ब्लॉक कर देता है। ये तो एंड्रयू है अपना, उसने डेविड को ऐसा पीटा था कि वो अब तक होश में नहीं आया। ग्लैन, मैगी और बाकी लोग भी वापस आ गए हैं। मिशन बताती है कि सुनो, बैथ और करोल जिंदा है, रिक और बाकी लोग उनको बचाने के लिए गए हुए हैं। ये सुनकर मैगी बड़ी खुश होती है कि उसकी बहन बैथ मरी नहीं है। पर अब यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा खतरा है। तो सभी मिलकर हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी रिक की टीम गई हुई है। हॉस्पिटल में बरबारा को दिखाते हैं, जो कि असल में बहुत ही ईमानदार और एक नेक पुलिस ऑफिसर है। फिलहाल वही इस हॉस्पिटल की पुलिस टीम की हेड भी है, लेकिन वो बरबारा को रास्ते से हटाना चाहते हैं। बरबारा बैथ को बताती है कि सुनो, इन पुलिस वालों को अच्छे लोग पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ बल्कि बाकी लोगों को सेफ रखना चाहती हूँ, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे और उनमें से फिर यहाँ का कोई हेड बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों बरबारा बाकी पुलिस वालों के सामने थोड़ा टफ दिखने की कोशिश करती है। बैथ भी उसकी बात समझ जाती है। इसी बीच उसे रिक की वार्निंग मिलती है कि बैथ और करोल को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे 2 पुलिस ऑफिसर्स मारे जाएंगे। अब बरबारा को तो खुशी है कि किसी तरह बैथ और करोल बच जाए, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकती ना, मतलब ये खुशी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, वरना बाकी पुलिस वाले तो उस पर शक करेंगे। इसलिए वो थोड़ा कड़कर बात करती है। आखिर रिक उन 2 पुलिस वालों को बरबारा के हवाले कर देता है और बदले में वो बैथ और करोल को रिक के साथ भेज देते हैं। लेकिन बैथ तो जानती है कि हमारे जाने के बाद अगर पुलिस वालों को बरबारा पर शक हुआ कि इसके पीछे बरबारा का हाथ था, तो वो जरूर बरबारा को मार डालेंगे। इसीलिए जाने से पहले बैथ बरबारा पर एक कैंची घोंपने की एक्टिंग करती है, ताकि पुलिस वालों को लगे कि बरबारा का इनके साथ कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन पगली को कम से कम बरबारा को ये प्लान बता तो देना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब अचानक खुद पे हमला होते हुए देखकर कौन पुलिस ऑफिसर चुप रहने वाली थी भाई। तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए झट से बैथ पर शूट कर देती है, वो भी उसके माथे पर दोस्तों। अबे यार ये क्या हो गया। डैरेल तो गुस्से में बरबारा को शूट करके ही मार डालता है। इतने में बैथ तो मर चुकी थी। सभी रोने लग जाते हैं कि अभी अभी क्या हो गया। इतने में मैगी, ग्लैन और बाकी लोग भी हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं। वो सभी बैथ और करोल को देखने के लिए बड़े चाव से वेट कर रहे होते हैं। लेकिन डैरेल तो बैथ की लाश को बाहर लेकर आता है। मैगी तो पूरी तरह टूट जाती है। अब इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा दोस्तों। पर नोवा बताता है कि हमारे गाँव के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई है, वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ ही नहीं सकते, वहाँ पर अभी भी लोग एकदम सेफ है। अगले ही दिन नोवा सबको लेकर अपने गांव के लिए निकल जाता है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। लगभग 10-15 दिन के सफर के बाद वो लोग उस गांव पर पहुंचते हैं। वाकई में वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें होती है। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव नष्ट हो चुका है। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ का काम नहीं लगता, बल्कि किसी गैंग ने गांव का यह हाल किया है। और तो और गांव वालों को ज़ॉम्बी बाइट का शिकार बनाकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना दिया गया है। वहाँ दीवार पर लिखा होता है कि वुल्व्स नॉट फार, यानी वुल्व्स नाम की किसी खतरनाक गैंग ने इस गांव का यह हाल किया है। नोवा चीखने चिल्लाने लग जाता है और बहुत रोता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार और रिश्तेदार सब इस गांव में रहते थे। अब क्या करेंगे लोग बताओ।
बताओ यार, इतने दिन सफर के बाद अंजाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। अब इनको और किसी जगह की तलाश करनी पड़ेगी। टायरिस नोवा के साथ ही रहता है, उसे बहुत सपोर्ट करता है। नोवा कहता है कि मैं एक बार अपना घर देखना चाहता हूँ प्लीज। तो टायरिस भी उसके साथ जाता है। घर एकदम शांत होता है और लगता है यहाँ ज़ॉम्बीज नहीं है, लेकिन अचानक कोई टायरिस के हाथ पे काट देता है। ओह, ये नोवा का भाई है जो ज़ॉम्बी बन गया था, और अब टायरिस किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता है। नोवा तो घबरा कर वहाँ से भागता है और रिक को बताता है कि ये हो गया। इस बार मिशॉन टायरिस का वो हाथ काट देती है और अब वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, लेकिन उसका बहुत खून बह जाता है, जिसको रोकने के लिए यहाँ कोई फैसिलिटीज भी नहीं है। रिक उसको तुरंत पास के टाउन की ओर लेकर जाता है, लेकिन बहुत खून बह जाने से रास्ते में ही टायरिस मर जाता है। अभी बैथ मरी थी और अब टायरिस भी नहीं रहा। सब बड़े मायूस होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अचानक टायरिस को वहीं पर दफनाकर सभी वॉशिंगटन की ओर निकल पड़ते हैं। डेविड ने भले ही झूठ बोला था कि वो साइंटिस्ट है, लेकिन वॉशिंगटन एक बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पर जरूर कोई सरकार होगी और मेडिकल फैसिलिटीज भी होंगी। इसी उम्मीद के साथ वो आगे चलने लग जाते हैं। खाने को भी कुछ नहीं होता तो टेरल रास्ते में कीड़े मकोड़े पकाकर खाने लग जाता है। इनकी हालत दोस्तों एकदम बद से बदतर हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज की तरह धीरे धीरे ही चल पाते हैं। उनके पीछे ज़ॉम्बीज चल रहे होते हैं। इनमें तो ज़ॉम्बीज से लड़ने तक की ताकत नहीं होती और वो ज़ॉम्बीज को ब्रिज के नीचे धकेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लगता है ये फादर किसी काम का नहीं है, लेकिन वो कहता है कि भगवान की भी आंखें हैं, वो ये सब कुछ देख रहे हैं और जरूर हमारे लिए यहाँ पर खाना भेजेंगे। तभी 4 बड़े कुत्ते इन पर भौंक जाते हैं। वाह फादर, तुमने कहा था और भगवान ने खाना भेज दिया। ये कहकर वो उन कुत्तों को मारकर उनका मांस पकाकर खा जाते हैं। फादर अपनी किस्मत को कोसता है कि मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखना पड़ गया। पर भूख तो दोस्तों इंसान से सब कुछ करवा सकती है, सब कुछ। तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुत्ते को टेस्ट कर लेता है। अब प्रॉब्लम एक और ये है कि उनके पास पानी भी बहुत कम है, लेकिन अचानक वहाँ पर कई वाटर बॉटल्स और कैन दिख जाते हैं। लगता है कोई रख कर गया है यहाँ पर। एक नोट भी होता है उसमें कि ये एक फ्रेंड ने तुम्हें दिया है। अब किसी की कुछ समझ में नहीं आता कि वो कौन हो सकता है, कौन है ये फ्रेंड। अचानक होती है बरसात और तेज हवा भी चलती है। बादल गरजने लग जाते हैं। ये लोग पास ही के एक फार्म हाउस में रात गुजारने का फैसला करते हैं। गरजते बादलों की आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज को पता ही नहीं चलता कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वो फार्म हाउस की ओर आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। सभी मिलकर दरवाजे को ब्लॉक करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उसे तोड़ ना पाए। और तब कहीं और बादल गरजता है तो ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाते हैं। आखिर सब सो जाते हैं रिलैक्स होकर। कई दिन के बाद इनको चैन की नींद आती है, लेकिन डेरिल तो दरवाजे पर नजर रखे हुए होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब उसके साथियों में किसी एक की भी जान जाए। अगले दिन मैगी और सशा नाम की एक औरत बाहर जाती है। तभी एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम्हारे लीडर से मिलना चाहता हूँ। फिर वो उसको रिक के पास लेकर जाते हैं। वो बताता है कि देखो, मैं एक सेफ जगह जाना चाहता हूँ जहाँ तुम सबको पेट भर खाना और सारी सहूलियत मिलेगी। मेरी बात पर विश्वास करो। पर रिक उसकी बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग सेफ जगह की उम्मीद में टर्मिनस गए थे, जहाँ पता है आपको दोस्तों क्या हो गया था। इसलिए वो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते। पर वो आदमी ये भी कहता है कि मुझे मालूम है आपका डर जायज है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो जगह टर्मिनस जैसी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सेफ है। ये कहकर वो इन्हें कुछ फोटोज दिखाता है, जिनसे पता चलता है कि वहाँ की दीवारें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और शक करने जैसी कोई बात ही नहीं है। मिशोन को जूडिथ की बड़ी चिंता होती है, क्योंकि छोटी बच्ची को लेकर वो इस तरह खुले आसमान के नीचे बिना खाना और पानी के भटक नहीं सकते। वो रिक को भी ये बात समझाती है कि हमें वहाँ चलना चाहिए, इस तरह भटकने से कुछ नहीं होगा। रिक मान जाता है दोस्तों। फिर सभी उस आदमी की बताई हुई जगह के लिए निकल जाते हैं। वो कैसी जगह होगी, लोग कैसे होंगे, उनके बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते और सभी डरे हुए होते हैं। पर सबको रिक पर विश्वास है कि वो हमें किसी भी खतरे से बच निकालने के लिए गाइड जरूर करेगा, इसीलिए वो उस आदमी के साथ चल देते हैं। उस जगह का नाम होता है अलेक्जेंड्रिया। देखने में भी वो जगह ठीक ठाक लगती है और खतरे के कोई आसार नहीं दिखते वहाँ पर। उन लोगों के लीडर है डियाना। वो हर एक को अलग अलग बुलाकर उनका इंटरव्यू लेती है। सब बताते हैं कि किन किन मुश्किलों का सामना करके वो सरवाइव कर पाए। वो कहती है ठीक है, जब तक हम इस दीवार के अंदर हैं तब तक हम गन्स यूज नहीं करेंगे, जब बाहर जाएंगे तो गन्स यूज करेंगे, इसलिए सभी को अपनी गन्स सरेंडर करनी होगी। ये लोग भी गन्स को दे देते हैं। फिर सबको अलग अलग कमरे दिए जाते हैं विद अटैच्ड बाथरूम। वाह यार, क्या फैसिलिटी है। लगता है यहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ ही नहीं। रिक तो सबसे पहले नहा लेता है मस्त तरीके से। न जाने कितने दिन हो गए या महीने बीत गए, वो नहाया नहीं। क्लीन से भी कर लेता है वो। फिर एक औरत आती है जो कहती है शेव भी कर लिया ना आपने, लेकिन बाल तो काटी नहीं। फिर वो रिक के बाल काटती है और अब रिक पहले जैसा दिखता है। अब जब सब कुछ हद से ज्यादा अच्छा चलने लगे तो हमें शक करना चाहिए ना दोस्तों, है ना। रिक को भी यही शक होता है कि यहाँ मतलब समझ नहीं आ रहा, इतनी फैसिलिटी, इतनी शानदार चीजें, कुछ तो इसके पीछे राज है। इतना ही नहीं, ये जगह बहुत ही दूर है, जिस वजह से दूसरे इंसानों से यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। अलेक्जेंड्रिया के लोग भी अपनी जरूरत की चीजें लूटने के लिए बाहर जाते हैं और इस बार वो ग्लेन और टेरा को भी लेकर जाते हैं। तो जंगल में एक ज़ॉम्बी को देखते हैं, लेकिन उसको मार डालने के बजाय वो उसके साथ खेलते हैं। ये लड़का जो इनकी लीडर डियाना का बेटा है, वो ज़ॉम्बी को टेरा पर धकेलता है
और ग्लेन तो गुस्सा हो जाता है, क्या बेहूदी हरकतें कर रहे हो। फिर वो सीधे ज़ॉम्बी को मार डालता है। ये लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन डियाना का बेटा जिसका नाम हेनरी है वो पूरा रास्ता ग्लेन को कोसता है कि मेरी परमिशन के बिना तुमने उस ज़ॉम्बी को मारा कैसे। पर ग्लेन अंदर ही अंदर मतलब गुस्से में चुपचाप चल रहा होता है। यहाँ एक लड़की जो किसी के साथ बात नहीं करती, वो अचानक दीवार टॉप कर उस तरफ कूद जाती है। कार्ल उसको देखकर उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक वो जंगल के अंदर कहीं भाग जाती है। फिर कार्ल वापस आ जाता है। हेनरी अभी भी चुप नहीं हुआ, वो ग्लेन को चिढ़ाता रहता है। डियाना भी ये देख रही होती है कि अचानक हेनरी ग्लेन को मारने के लिए हाथ उठा देता है, पर ग्लेन तो क्योंकि माहिर है वो नीचे झुक जाता है और उसके मुंह पे तगड़ा पंच करता है। और ये डैरल ये तो उसको जान से मारने पे तुला होता है। इतने में रिक उन दोनों को रोक लेता है कि क्या कर रहे हो। असल में डियाना अब खुद हेनरी की खबर लेना चाहती थी और उसको डांटती भी है, लेकिन वो माँ की बात सुनता नहीं। लगता है बिगड़ा हुआ लड़का है। वो कहती है कि एक बात बता, किसी और से मार खाएगा तभी सुधरेगा क्या। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया अपने आप में एक छोटा टाउन ही है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। डियाना रिक से कहती है कि कल से तुम और मिशॉन इस टाउन के चीफ पुलिस ऑफिसर रहोगे। रिक तो खुश हो जाता है कि फिर से पुलिस ऑफिसर बनने का मौका जो मिला वो कुछ ज्यादा ही उतावला होता है और आधी रात को ही पुलिस यूनिफॉर्म में निकल पड़ता है कि मैं टाउन की सुरक्षा करूंगा। असल में एक बात बताऊं आपको, इस टाउन के लोग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में फंसे ही नहीं और ना ही ज़ॉम्बीज के बारे में उतना जानते हैं, पर हम जानते हैं, इसलिए अब इस टाउन को हमें टेक ओवर करना पड़ेगा ताकि ज़ॉम्बीज यहाँ पर कभी ना आए। ये फैसला लिया है भाई साहब रिक और उसके साथियों ने। अब इनको उन गन्स को निकालना पड़ेगा जो इन्होंने पहले दिन सरेंडर किए थे। कैरोल तो बुलेट्स लेने के बहाने वेपन्स रूम में जाती है और खिड़की खोलती है, फिर सबसे छुपकर अंदर से जरूरत के हिसाब से गन्स ले लेती है। लेकिन वहाँ पर एक छोटा लड़का होता है जो पूछता है, आप गन्स क्यों ले रही हैं? कैरोल कहती है कि बेटा प्लीज ये बात किसी को मत बताना। वो कहता है कि अगर आप रोज मुझे कुकीज बनाकर देंगी तो हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब उसका मुंह बंद करवाने के लिए कैरोल रोज उसे कुकीज बनाकर देती है। ये लोग गन्स वगैरह की मदद से इस टाउन को टेक ओवर करने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ करने का इनका मन नहीं करता, क्योंकि अगर लोग बुरे हों तो उन्हें धमकाकर सत्ता पे कब्जा जमाया जा सकता है। यहाँ सब तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता ना। तो ये लोग सोचते हैं कि हमें तो कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिर ये लोग इस टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे टॉप पोस्ट में अपने लोगों को बैठाने का फैसला करते हैं। जैसे कि एंड्रयू जो मिलिट्री में रह चुका था और कुछ कामों में वो माहिर भी है, तो उसके हिसाब से उसे पदवी दी जाती है। ग्लेन और हेनरी कुछ लूटने जाते हैं तो वहाँ पर एक मिलिट्री ज़ॉम्बी होता है जिसके पास है हैंड ग्रेनेड। उसे शूट करने की वजह से वो जगह हो जाती है ब्लास्ट में हेनरी बुरी तरह से लड़ रहा होता है मौत से, क्योंकि वो घायल हो जाता है। बाकी लोग जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। तभी नोवा को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसके बाइट से नोवा भी मर जाता है। यहाँ एक टाउन की रखवाली का काम एक तरफ रखकर उस औरत के साथ दोस्तों रोमांस करने लग जाता है। कहाँ इसका ध्यान, ये वही औरत है जिसने इसके बाल काटे थे। लेकिन आपको पता है उस औरत का हस्बैंड और उसके बच्चे भी हैं। जब हस्बैंड को पता चलता है तो वो अपनी वाइफ को बहुत मारता भी है। ये जानकर रिक को आता है बड़ा गुस्सा। दूसरी ओर मैगी डियाना की असिस्टेंट बन जाती है, लेकिन डियाना के मुकाबले में मैगी बहुत बढ़िया और सही फैसले लेती है। मिशन को तो ये जगह बहुत ही पसंद आ जाती है और वो परमानेंटली यहीं पर रहने का फैसला करती है। दूसरी ओर डेरिल और दूसरा आदमी शिकार पे निकल जाते हैं। वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं जिनके माथे पे W सिंबल बना होता है। अब इनकी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और ये कौन कर रहा है, मतलब ये W वाली चीज। अब रिक अपनी नई गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है और उसके पति पर चिल्लाता है कि तुम अपनी वाइफ को मारते क्यों। इनकी तकरार तो सड़क तक आ जाती है और दोनों पब्लिक में लड़ने लग जाते हैं। डियाना को फिर लड़ाई को रोकना पड़ता है, लेकिन रिक मानता नहीं। डियाना जानती है कि ये आदमी रोज अपनी वाइफ को मारता है, लेकिन क्योंकि ये आदमी डॉक्टर है तो डियाना उसे इसलिए कुछ नहीं कर रही है। पर रिक कहता है कि आप सभी बहुत ही कमजोर हैं, अगर ऐसे ही रह रहे हो तो एक दिन कोई खतरनाक गैंग आएगा और हम सबको मारकर इस जगह को हड़प लेगा। हम बस देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह वो जोश में समझा रहा होता है कि अचानक मिशॉन आकर उसे मार देती है। नहीं, पूरा नहीं मारती, मतलब मारती है। असल में मिशॉन को ये जगह बहुत ही पीसफुल और अच्छी लगती है और उसे लगता है कि रिक खामखा सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। डियाना तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज शाम को एक मीटिंग होगी, वहाँ पर फैसला होगा कि रिक को यहाँ रखना भी है या फिर यहाँ से बाहर भेजना है। अब डेरिल और उसका साथी रेनकोट पहने हुए एक आदमी को देखते हैं और उसका पीछा करते करते एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ ट्रक्स होते हैं। वो एक ट्रक को खोलते हैं तो उसके अंदर ज़ॉम्बीज होते हैं। ज़ॉम्बीज से बचकर वो भागते हैं तो डेरिल के साथी का बैग नीचे गिर जाता है जिसके अंदर अलेक्जेंड्रिया की फोटोज हैं। ये वही आदमी है जो रिक की टीम को अलेक्जेंड्रिया लेकर आया था। दोस्तों, ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज गाड़ी को पकड़ लेते हैं फिर, और तब एक आदमी आकर उनको बचाता है। ये कोई और नहीं, मॉर्गन है, जिसने रिक को बचाया और बाद में उसे गन्स भी दिए थे। डेरिल उसको रिक के पास लेकर चला जाता है। शाम होती है और मीटिंग शुरू होने वाली है जिसमें रिक के बारे में आज फैसला होगा। मेन गेट का गार्ड फादर से कहता है कि प्लीज गेट ठीक से बंद करके रखिएगा, लेकिन ये फादर भी अजीब है यार, लगता है गेट भी ठीक से बंद करना नहीं जानता। गेट को आधा खुला छोड़कर वो अंदर आ जाता है। फिर क्या था, ज़ॉम्बीज को जैसे फ्री में कोई पास मिल गया हो। खुले हुए गेट से ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं
अब इस बात से बेखबर ये लोग मीटिंग को करते हैं शुरू, पर रिक देख लेता है और समझ आता है कि जरूर ज़ॉम्बीज अंदर आ गए होंगे। वो तुरंत दरवाजा क्लोज करके ज़ॉम्बीज को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। अब यहाँ सभी लोग रिक पर गुस्सा होते हैं कि वो अब तक मीटिंग में क्यों नहीं आया। तब रिक अंदर आता है और एक ज़ॉम्बी को मारकर उनके आगे डालते हुए कहता है कि देखा देखा, आप लोगों ने मेन डोर बंद नहीं किया और ज़ॉम्बीज आ गए। अच्छा हुआ मैंने देख लिया और सभी को खत्म कर दिया। अब सोचिए मैं कितना जरूरी हूँ आप लोगों के लिए। मैं ना होता तो आप लोग क्या करते? ज़ॉम्बीज के पैर पकड़कर भीख मांगते क्या हैं? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को हिम्मत चाहिए, हिम्मत। अपने लोगों को बचाने के लिए हमें किसी का भी खून करने से बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए। इतने में रिक की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड मिशोन का चाकू लेकर रिक पर हमला करने के लिए आगे आता है। तभी डियाना का हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला काटकर उसे वहीं मार डालता है। डियाना बहुत रोती है और तब वो रिक से कहती है कि उस आदमी को तुम मार डालो। वो भी समझ चुकी थी कि अपनों को बचाने के लिए किसी का भी खून करना गलत नहीं है। रिक को और क्या चाहिए था, वो सीधे जाकर गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को खत्म कर देता है। इसी बीच डैरल मॉर्गन को लेकर आता है और मॉर्गन को देखकर रिक की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक तरफ तो ये सब हो रहा है दोस्तों, लेकिन तभी उस जगह को दिखाते हैं जहां डैरल और उसके साथी ने ट्रक्स देखे थे जिसके अंदर थे ज़ॉम्बीज। वहां दो लोग आते हैं और उस रेनकोट पहने हुए आदमी को मार डालते हैं। फिर एक रिमोट का बटन दबाते हैं तो ट्रक के अंदर से एक आवाज आती है जिसको सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस ट्रक में चले जाते हैं। असल में पता आपको क्या हो रहा है, ये लोग ज़ॉम्बीज को वेपन्स की तरह यूज कर रहे हैं। उन्हें डैरल के साथी का बैग मिल जाता है जिसके अंदर अलेक्जेंड्रिया की फोटोज है। रिक की फोटो भी उसमें होती है। अब इन फोटोज को देखकर वो कहते हैं कि हो लगता है कोई बड़ा शिकार हाथ लगने वाला है। दोस्तों ये लोग किस गैंग के हैं ये तो पता नहीं, लेकिन अब रिक और उसकी टीम के सर पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है। इसकी गारंटी देता हूँ आपको, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दूंगा कि ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीजन 5 हो जाता है खत्म। ये लोग कौन है और रिक की टीम पर कौन सी मुसीबत आने वाली है पता चलेगा आपको सीजन 6 में। बाकी अगर आपको मजा आ गया है सच में तो कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।